गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार राय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे द्वारा प्रतिदिन भारतीय संस्कृति का एक वीडियो दिया जाता है आप लोगों को। उसी में हम लोग आगे आज पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में, इंडियन पेंटिंग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कला के कई रूप होते हैं। कला के कई रूपों जैसे संगीत हो गया, नृत्य, वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला। उसी में भारतीय चित्रकला संस्कृति का एक अहम पार्ट होता है और ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इससे न केवल यूपीएससी में सिविल सर्विस प्री के अलावा पीसीएस प्री और वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भारतीय चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन चित्रकला और मुगल कालीन चित्रकला। ठीक, सल्तनत कालीन चित्रकला। आप लोगों को पता होगा कि जो सल्तनत काल था, ये भारत में इस्लामी संस्कृति का पोषक था और इस्लाम में, खासकर शरीयत में, किसी भी जीवित जीव का चित्र बनाने का मनाही है। इसीलिए भारतीय चित्रकला का उतना विकास जितना कि सल्तनत काल के पहले और उसके बाद मुगल काल में हुआ, भारतीय सल्तनत काल में नहीं हो सका। ठीक, इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सल्तनत काल था चित्रकला के दृष्टिकोण से अवसान का काल था। हालांकि इस समय भी थोड़े बहुत चित्र बनाए जाते रहे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रही। उसका कारण था क्योंकि इस्लाम में, कुछ पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, इस्लाम में जीवित जीवों का चित्र बनाने की मनाही थी। जीवित जीवों की चित्र बनाने की मनाही थी। अगर चित्र बनता था तो सिर्फ जो है ज्यामितीय आकृति बनती थी। ज्यामितीय आकृति बनती थी और बेस का प्रयोग होता था सुलेखन का प्रयोग होता था। जनरली क्या होता था इस समय कि कोई भी अगर बिल्डिंग बने, चाहे वह स्थापत्य के दृष्टिकोण से कोई धार्मिक स्थल हो या कोई आवास स्थल हो या कोई मजार हो या कोई मस्जिद हो, उसमें किसी भी पशु का, पक्षी का चित्र नहीं बनाया जाता था। इसी कारण से उस समय फूलों की लताएं बना दिया जाता था, उससे सजा दिया जाता था। ठीक, इसलिए इसमें चित्रकला का विकास बहुत है। आगे चित्रकला का विकास मुगल काल में बहुत होगा और उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और चित्रकला के दृष्टिकोण से मुगल काल स्वर्ण काल माना जाता है, खासकर जहांगीर का काल। मुगल काल, इस समय चित्र बनाने का सिलसिला प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये बाबर, जो प्रथम शासक था, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। इसका शासन काल आप लोगों को पता होगा 1526 से 30 रहा भारत में। इस समय भी इसके द्वारा एक लिखित किताब था जो कि मूल रूप से तुर्की में लिखा गया था, बाबरनामा। बाद में इसका मूल नाम था तुजुके बाबरी, अब्दुल रहीम खान के द्वारा अकबर के समय इसका बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद कराया गया। इसमें क्या किया गया है कि किताबों के पांडुलिपियों के रूप में चित्र बनाया गया है बाबर के समय। ठीक, आगे हुमायूं का शासन काल आता है। हुमायूं चित्रकला में रुचि लेने वाला शासक था, खासकर जब ये निर्वास के समय ईरान के शाह के दरबार में रह रहा था। जब पता है आप लोगों को कि जब बिलग्राम, लगातार 2 लड़ाई, चौसा की लड़ाई और कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में शेर शाह के द्वारा हुमायूं पराजित हो गया, तो उसे भारत छोड़ना पड़ा
और वह जाकर क्या किया कि ईरान के शाह के राज दरबार में उसको शरण लेना पड़ा। ठीक, और वहां कुछ समय तक बिताया। फिर आगे 1555 में सरहिंद की लड़ाई में जब विजय हुआ उसका, फिर उसने जो है दिल्ली पे कब्जा किया। तो उसी जब अपना शांत काल यानी कह सकते हैं कि खाली समय, नीरस जीवन बिता रहा था, उस समय ही चित्रकला को यह प्रोत्साहन दिया। और उसके बाद जब वो भारत आया तो उसी समय अपने साथ जो है 2 चित्रकारों को वह भारत लेते आया। और वह जो है क्या किए कि हुमायूं के समय से ही चित्र बनाने में रुचि लिए, और इसके बाद वो आगे अकबर के समय भी वो चित्रकार उपस्थित थे। फिर अकबर का काल। अकबर चित्रकला में रुचि लेने वाला शासक था। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो कि जिसका नाम आप लोगों को जानना चाहिए। बसावन, दसवंत, ये महत्वपूर्ण चित्रकार थे। बिहजाद। इस समय चित्र 2 रूप में बने। एक तो चित्र स्वतंत्र बनने लगे, और दूसरा चित्र क्या होता था कि आप लोगों को पता होगा अकबर ने एक अनुवाद विभाग प्रारंभ किया था। इसमें विभिन्न विद्वान होते थे, वो अलग अलग भाषाओं में जो प्रसिद्ध किताबें होती थी, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, उसका अनुवाद किया जाता था फारसी में। उस किताब पे जो पांडुलिपि लगाया जाता था, पांडुलिपि के रूप में चित्र, उस चित्र का भी प्रयोग किया जाता था किताब में। और दूसरा कोई अगर भवन बना, ठीक, उसमें भी दीवारों पे या छतों पे जो पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था वह भी होता था। हालांकि ज्यादातर इस समय भी जो चित्र बने वह जो है किताबों के रूप में बने, यानी वह किताबों पे प्रयोग होते थे या पोर्ट्रेट के रूप में प्रयोग होते थे। कहने का मतलब स्वतंत्र बनाए जाते थे, पेज पे, कागज पे बना दिया जाएगा स्वतंत्र रूप से, और उस चित्र का बिक्री के लिए प्रयोग किया जाएगा, किसी को उपहार देने के लिए प्रयोग किया जाएगा, या प्रदर्शनी में प्रयोग किया जाएगा। यानी दीवारों पे जो चित्रों की संख्या अभी भी कम रहे। उसका कारण यही बता रहे थे आप लोग, शरीयत में जीवित जीव का चित्र बनाना मनाही है। लेकिन फिर भी इस समय क्या हुआ कि थोड़ा ये अकबर बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से उदार था, सहिष्णु था, मिक्स कल्चर का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसलिए चित्रों का इस समय जो है संख्या बढ़ा। लेकिन चित्र किस रूप में बने, अभी भी आप लोगों को पता होगा कि जो स्थापत्य कला में जो चित्र बनते हैं, कहने का मतलब कि दीवारों पे चित्र बन जाए, छत पे चित्र बन जाए, उसकी संख्या भी कम रही, या लगभग नहीं। अभी भी जो चित्र बना था वो पोर्ट्रेट के रूप में बनता था चित्र, किताबों पे फोटो लगाने के लिए बनता था, पांडुलिपि के रूप में बनता था। ठीक, तो इस समय चित्रों की देखिए विषय वस्तु क्या थी, पूरा मुगल काल में बता रहे हैं। चित्रों की जो विषय वस्तु थी, यानी किस चीज का चित्र बनाया जाता था, तो वो जनरली दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्य बनाया जाता था, युद्ध का चित्र बनाया जाता था, शिकार का चित्र बनाया जाता था, शासकों का महिमा मंडन किया जाता था, यानी शासक का चित्र बनता था, जिसमें क्या किया जाता था कि शासकों की तुलना देवताओं से की जाती थी। शासक को धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि दिखाया जाता था। ये विषय वस्तु थे, यानी इसी से संबंधित चित्र बनते थे। इस समय जो पहले आप लोगों को पता होगा प्राचीन काल में या पूर्व मध्यकाल में जो चित्र बनता था, वो अधिकांश चित्र हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चित्र होता था। जैसे राधा का चित्र बनेगा, कृष्ण का बनेगा, राम का बनेगा, अर्जुन का बनेगा, भीम का बनेगा। इस समय चित्रों की विषय वस्तु सांसारिक हो गई, आध्यात्मिक कम हुई। सांसारिक कहने का मतलब कि जो दिन प्रतिदिन का रियल घटना है, वास्तविक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटना है, और उसमें दरबारी दृश्य, युद्ध, शिकार, शासक का चित्र। इसकी सीमाएं क्या थी, देखिए इसकी सीमाएं क्या थी। आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र नहीं थे, आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र नहीं थे, आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र नहीं, आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र नहीं। चित्रकला में
दीवारों मकबरों में चित्र नहीं, मकबरों में चित्र नहीं। दरबार से बाहर, दरबार से बाहर आम चित्रकारों की अनुपस्थिति, आम चित्रकारों की अनुपस्थिति। आम चित्रकार कहने का मतलब है कि बाद में आप लोगों को पता होगा कि जब मुगल काल का पतन हुआ तो पटना कलम जीवित हुआ। पटना में उस समय जो चित्रकार होते थे वो आम चित्रकार होते थे, दरबार से जुड़े नहीं होते थे। अपना स्वतंत्र चित्र बनाते थे और वो जाकर मार्केट में यानी बाजार में लोगों को बेचते थे। इस समय चित्रकला वैसे नहीं पनता। कहने का मतलब चित्रकला अभी भी दरबार से जुड़े हुए लोग बनाते थे। जो चित्रकार होते थे उनको जो है राज दरबार संरक्षण देता था, उसी से वो पोषित होते थे और उन्हीं के लिए चित्र बनाते थे। इसीलिए इनके चित्रों में आप लोगों को ये सब दिखेगा। सब देखिए राशि ठाट आम लोगों के जीवन से दृश्य नहीं है इसमें। जैसे आप लोगों को बाजार का दृश्य कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाजार का दृश्य नहीं मिलेगा। कोई त्योहार है इसका चित्र कम मिलेगा, कृषि का चित्र कम मिलेगा, हाट का चित्र कम मिलेगा, शिल्प का चित्र कम मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मुगल काल का सीमाएं थी। क्या सीमाएं हो गई? आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र नहीं, चित्रकला में दीवारों मकबरों पे चित्र नहीं, दरबार से बाहर आम चित्रकारों की अनुपस्थिति, बाजार त्योहार कृषि हाट शिल्प आदि का चित्र नहीं। इसके बाद आपका आ गया शासनकाल किसका? जहांगीर का। जहांगीर का आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर के समय ही चित्रकला अपने सर्वोत्तम मुकाम पे पहुंच गई, यानी इसका शासनकाल जो है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक, क्योंकि ये पर्सनल ऐसा व्यक्ति था कि जो कि पर्सनली चित्रकला में इसकी रुचि ज्यादा थी। ठीक, और इसी कारण से इसी के बारे में बोला जाता था कि चित्रकला में इतना खुद अभ्यास था कि ये बताता था कि अगर कोई चित्र दिखाया जाए और उस चित्र के अलग अलग भागों को, जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य का चित्र बनाना हो, अगर उसके हाथ को कोई और चित्रकार बनाया हो, उसके चेहरे को कोई और चित्रकार बनाया हो, उसके वस्त्र को कोई और चित्रकार बनाया हो, तो ये पर्सनली उस आदमी का, उस चित्रकार का नाम बता सकता था कि इस चित्रकार हाथ इस चित्रकार ने बनाया है, चेहरा इस चित्रकार ने बनाया है और ड्रेस इस चित्रकार ने बनाया। यानी इस चित्रकला में खुद भी रुचि लेता था और इसने चित्रकारों को बहुत ज्यादा संरक्षण भी दिया। इसके समय कुछ प्रमुख जो चित्रकार थे जिसका नाम आप लोगों को जानना होगा, पूछता है एग्जाम में कि जहांगीर ये चित्रकार किसके राज दरबार से संबंधित है। उस्ताद मंसूर, ये चित्रकला में बहुत अभ्यस्त था। ये जनरली पक्षियों का चित्र बनाने में बहुत ज्यादा अभ्यस्त था और इसका जो चित्र बनता था तो इसमें पक्षियों की एक एक आकृति, कहने का मतलब कि उसका रोम रोम, उसकी जो उभरी नसें इतना मानवीय तरीका से दिखाता था, इतना जो है कहने का मतलब कि प्राकृतिक तरीका से दिखाता था। लगता था कि वो जो कोई पक्षी है या कोई पशु है वो रियल में जीवित है, बस उसमें जान डालने की यानी प्राण डालने की कमी है। ये बेहजाद यही था, सॉरी अकबर के समय नहीं, ये बेहजाद यही था। इसके समय रहेगा और शाहजहां के समय रहेगा। फिर इस समय का एक याद रखिएगा प्रमुख चित्र है। इसने क्या किया था कि जो ईरान का शाह था, ईरान के शाह के साथ जहांगीर का चित्र है जो कि आपस में मिलता है। और चूंकि आप लोगों को पता है कि कंधार को लेकर ईरान के साथ से लड़ाई चलती थी मुगल वंश की, और जहांगीर चूंकि उसको हरा नहीं पाता था तो चित्र के माध्यम से उसको कमतर दिखाने की कोशिश किया था। और उस चित्र में दिखाया गया है ईरान के शाह और जहांगीर आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आपको आता है शाहजहां। आप लोगों को पता होगा शाहजहां की चित्रकला में रुचि कम थी, ज्यादा रुचि इसका स्थापत्य कला में थी। इस समय इसमें चित्रकला में उतना विकास नहीं हुआ जितना जहांगीर के समय हुआ, लेकिन फिर भी इस समय चित्र बनते रहे थे। और ये जनरली जो चित्र बनवाता था अपना तुलना देवताओं से करता था, देवताओं से करता था, अपने आप को अल्लाह, अपने आप को अल्लाह को समर्पित करते हुए चित्र बनाता था। ठीक, अपने
अपना तुलना देवताओं से करता था, अपने आप को अल्लाह को समर्पित करते हुए चित्र बनाता था, भव्य राजसी ठाट बाट का चित्रण करता था। यानी राज दरबार से संबंधी जो ठाट बाट होते थे, भव्यता होता था, उसको ये चित्र में ज्यादा महत्व देता था। ठीक, इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब चूंकि धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर था और इस समय चूंकि क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन भी हो रहा था, तो इसीलिए कला संस्कृति पे कम ध्यान दे पाया। तो इस समय चित्रकला का पतन हुआ। इस समय चित्रकला का नहीं, आप लोगों को पता होगा भारतीय मुगल साम्राज्य का ही पतन हो रहा था, तो इसीलिए कला के हर रूपों का पतन दिखेगा आप लोगों का। स्थापत्य कला भी जहां शाहजहां के समय सर्वोच्चता पे पहुंच गई थी, औरंगजेब के समय इसका पतन होगा। ठीक उसी तरह से चित्रकला का भी इस समय पतन दिखाई देता था। इस तरह से आप लोगों का मुगल कालीन चित्रकला खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि वह क्षेत्रीय चित्रकला है। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो मध्यकाल में राजस्थान में राजपूत शासन काल रहा, तो इस समय चित्रकला से संबंधित जो विषय था, एक कॉमन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या विषय था, किस चीज से संबंधित विषय था? देवताओं से संबंधित चित्र आप लोगों को मिलेंगे इस समय। देवताओं कौन? हिंदू देवी देवता। इसमें कि आपको राधा कृष्ण, राम भीम आदि से संबंधित चित्र आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसकी सामान्य एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला की सामान्य विशेषताएं हो गई। दूसरी, इस समय भी दरबार से संबंधित दृश्य मिलेंगे, युद्ध से संबंधित दृश्य मिलेंगे, शिकार से संबंधित दृश्य मिलेंगे। यानी इस समय जो मुगल कला थी उसकी निरंतरता रही, दरबार युद्ध शिकार यहाँ भी है, कुछ अपनी जो है स्थानीय संस्कृति भी जुड़ गई। इस तरह से कह सकते हैं कि राजस्थानी जो चित्रकला था एक मिक्स कल्चर था, यानी कि मुगल कला और राजपूत कला दोनों का मिश्रण से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई। ठीक ना। इस समय जो चित्रकला में रंगों का प्रयोग होता था, प्राकृतिक व स्थानीय रंगों का प्रयोग होता था, प्राकृतिक व स्थानीय रंग का प्रयोग होता था। एक और विशेषता, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि मुगल काल में जो चित्रकला बनते थे वो किसके लिए बनते थे, उसका उद्देश्य क्या था? पांडुलिपि के रूप में, यानी किताब जो लिखे जाते थे, अनुवाद विभाग में जो सुलेखन होता था, अनुवाद किया जाता था, तो उसमें चित्र लगाया जाता था। जैसे किसी घटना का वर्णन किया जा रहा है, उस घटना से संबंधित चित्र बनाकर एक पेज पे सुलेखन लिख दिया जाएगा, दूसरे पेज पे चित्र लगा दिया जाएगा। इस समय क्या हुआ कि उसके अलावा, यानी किताब पे तो पांडुलिपि लिखते थे, दीवारों पे भी चित्र बनने लगे, दीवारों पे, ठीक ना, मंदिरों के दीवारों पे, भवनों पे आपको चित्र मिलने लगे थे। ये सब कुछ जनरली सामान्य विशेषता थी। रंग, चटक रंग का प्रयोग होता था, जैसे प्राकृतिक और स्थानीय रंग का प्रयोग होता था, उसी तरह से जनरली क्या होता था, चटक रंग का प्रयोग होगा, यानी लाल होगा, नीला होगा, हरा रंग का प्रयोग होगा। एक और विशेषता, यहां भी जो चित्रकला थी वो जनरली राज दरबार के संरक्षण में पनपी, राज दरबार के संरक्षण में, यानी यहां भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र चित्रकला की कमी थी। यहां भी आम लोगों से संबंधित चित्र कम थे, आम लोगों से संबंधित चित्र कम, आम लोगों से संबंधित चित्र कम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला में अलग अलग शैलियों के बारे में। ये राजस्थानी चित्रकला कई भागों में बटा हुआ है, जिससे कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें अलग अलग शैली है। ठीक, इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछे, महत्वपूर्ण तो है मारवाड़ चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली, ठीक ना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, किशनगढ़ शैली।
किशनगढ़ शैली। यहां राजा निहाल चंद के संरक्षण में चित्रकला का विकास हुआ किशनगढ़ शैली में। इसी में आप लोगों को एक पता होगा, बहुत प्रसिद्ध चित्रकला है बनी ठडी का चित्रकला। ये बनी ठडी का चित्र बहुत फेमस है। आपको क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये चित्र पूछ चुका है। बस सिंपल एक लाइन का प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी में क्वेश्चन था कि बनी ठनी चित्र जो है चित्रकला के किस शैली से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दिया गया था किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मालवा शैली या जोधपुर शैली। उसी में आप लोगों को बस अगर पता होगा सिंपल तो पता चल जाएगा कि किशनगढ़ शैली का है। ये बनी ठनी क्या है? इस देखिए बनी ठनी चित्र का जो है विषय वस्तु था, इसमें क्या हुआ कि राजा निहाल चंद के द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक, बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बनना, ठनना, सजना, संवरना। राजस्थान में अगर कोई औरत या कोई लड़की अगर श्रृंगार कर तैयार होती है अपने को अच्छा दिखाने के लिए, या हो सकता है उसका उद्देश्य हो शादी विवाह का हो या ऐसे भी सिंपल, तो उसको बोला जाता है बनी ठनी, यानी बनना ठनना। तो उसी में राजा निहाल चंद की एक दासी थी, उस दासी से ये प्रेम करते थे। ठीक, और उसी को इस बनी ठनी चित्र में दिखाया गया है। इसका विषय वस्तु यही रहा है। बाद में क्या हुआ कि ये जो किशनगढ़ी चित्रकला शैली थी, ये जो बनी ठनी था, ये राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। राधा कृष्ण यानी जो दासी थी उसको राधा, और जो कृष्ण थे वो राजा निहाल चंद। यानी कहने का मतलब इन लोगों के प्रेम को दैवी रूप दे दिया गया। यानी जितने अब चित्र बनने लगे वो सब जो है राधा कृष्ण के प्रेम पे आधारित थी, जिसमें जो नायिका होती थी अपने आप को राधा मानती थी, या नायक होता था वो कृष्ण मानता था, और दोनों के एक दूसरे के जो प्रेम का जो गुण है या प्रेम का जो फीलिंग है उसको चित्र में दिखाया जाता था। ठीक है, बाद में इनके बाद इसमें कुछ और चित्र बनने लगे, जिसमें कि जनरली प्रकृति घटनाओं से भी चित्र बनने लगे, शिकार के चित्र बनने लगे, युद्ध के चित्र बनने लगे। ठीक, किशनगढ़ी के बाद आपका आता है बूंदी शैली। बूंदी एक राजस्थान में छोटा सा राजघराना था। ये जनरली कह सकते हैं कि दो भागों में बटा हुआ राजघराना था, बूंदी प्लस कोटा। ये दोनों राजघराना आपस में बटे हुए थे दो भाइयों के बीच, और उन्हीं में नाम था इनका क्या? बूंदी और कोटा। ठीक, इससे संबंधित चित्रकलाओं की उत्पत्ति यहाँ भी हुई। ठीक ना, और यहाँ पे चित्रकला किसके संरक्षण में? तो पूरन चंद के संरक्षण में आगे बढ़ा। ठीक, यहाँ भी विषय वस्तु यही थे। यहाँ भी विषय वस्तु थे देवताओं से संबंधित चित्र। अब आप लोगों को हम बताएंगे मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। राजस्थान में चित्रकला में सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास हुआ तो मारवाड़ शैली में हुआ। ठीक, आप लोगों को पता भी होगा कि मारवाड़ में जो है ये जोधपुर में शासन करते थे शासक। यहाँ पे जो चित्रकला का विषय वस्तु क्या था? प्राकृतिक दृश्य, शिकार के दृश्य, नृत्य के दृश्य आप लोगों को मिलेगा। रंग का प्रयोग जनरली यहाँ पे प्राथमिक रंग का प्रयोग होता था, यानी लाल का, हरा का, नीला का रंगों का प्रयोग होता था।
बादलों को जनरली कई रंगों से दिखाया जाता था, जनरली जिसमें कि काला, आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन आकाश को दिखाया जाता था काला से, पीला से, नीला से, कई रंगों से दिखाया जाता था। ठीक है, ब्रश यानी जिससे चित्र पेंटिंग की जाती है वह जनरली खरगोश पेंटिंग की जाती थी, वो जनरली खरगोश और ऊंट के बाल का प्रयोग किया जाता था उस ब्रश को बनाने में। ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं मारवाड़ शैली के। यह में जो चित्रकला थी वो किससे प्रभावित थी? यह जो चित्रकला थी वो मुगल काल से प्रभावित थी। अब पहाड़ी शैली जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय शैली में आता है। इसमें दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ आपको जम्मू शैली और दूसरा बसौली कांगड़ा शैली। अब इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्यादा जो क्वेश्चन आता है दोनों शैली में, जम्मू शैली का विकास जम्मू कश्मीर घाटी और जम्मू में हुआ, बसौली शैली और कांगड़ा का विकास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी और बसौली में हुआ। इससे जो ज्यादा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बसौली शैली से और कांगड़ा शैली से, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं दोनों शैली के बारे में। ठीक, बसौली शैली, इसकी सामान्य विशेषताएं क्या थी? देखिए, देवताओं से संबंधित चित्र यहां भी रहेंगे, खूब मिलेंगे देवताओं से संबंधित चित्र। देवताओं से संबंधित चित्र कहने का मतलब कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चित्र मिलेंगे आप लोगों को। यहां प्राकृतिक दृश्य भी मिलेंगे, खूब मिलेंगे आप लोगों को प्राकृतिक दृश्य, जैसे कि घाटी का दृश्य, झरना का दृश्य, घाटी का दृश्य, झरना का दृश्य, पहाड़ का दृश्य। ठीक ना। यहाँ देवताओं में मुख्य रूप से किस देवता के मिलेंगे? राधा के, कृष्ण के। राधा कृष्ण से चित्र ज्यादा आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ भी जो रंग का प्रयोग होता है जनरली वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रंग का मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? प्राकृतिक रंग कहने का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, आजकल जो एक रासायनिक रंग बनता है जो कृत्रिम तरीका से बनाया जाता है, प्राकृतिक रंग प्राकृतिक तरीका से। जैसे मान लीजिए आपको काला रंग बनाना होगा, काला रंग कैसे बनाइएगा? कालिक से बनाइएगा। जनरली क्या होता था कि जो नारियल है, नारियल का जो ऊपरी वाला भाग बचता है, खुज्जेदार भाग, उसको जला के कालिक से काला रंग बना देते हैं। सफेद रंग अगर बनाना हो, मान लीजिए चावल से बना दिया जाएगा, सफेद रंग चावल से बना दिया जाएगा। अगर हरा बनाना हो पत्ता से बना दिया जाएगा। यही प्राकृतिक रंग होता है, जो कि अलग अलग शैलियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्राकृतिक रंग के साथ रंग कैसे होते थे? हल्के रहेंगे या चटक? नहीं, ध्यान रखिए, चटक रंग। कैसे रहेंगे? चटक रंग रहेंगे। इस पे प्रभाव किस चित्रकला का था? तो इस पे भी देखिएगा मुगल काल का प्रभाव था, इस पे भी मुगल काल का प्रभाव था, और राजपूत चित्रकला का प्रभाव इस पे था। ठीक, कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली जिससे आप लोगों को प्रश्न पूछे गए हैं,
कांगड़ा शैली के भी कुछ सामान्य विशेषताएं। इसमें भी देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सेम विशेषताएं रहेगी। जो बसोली शैली की विशेषता थी वही कांगड़ा शैली की विशेषता है, बस थोड़े बहुत इसमें तथ्य बदल जाते हैं जो कि आप लोगों को याद करना होगा, इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे काली घाट। काली घाट शैली देखिए जनरली ये क्या थी, आधुनिक चित्रकला थी। काली घाट शैली की विशेषता ये आधुनिक चित्रकला थी, यानी इसका विकास कब हुआ, अंग्रेजों के आगमन के बाद। इस चित्रकला के बनाने वाले चित्रकार कौन थे, ग्रामीण प्रवासी। ग्रामीण प्रवासी यानी जब अस्थायी बंदोबस्त लगा बंगाल में तो उस समय क्या हुआ कि कृषि बर्बाद हुआ, और बर्बाद होने के बाद बहुत से किसान रोजगार पाने के लिए शहरों में गए, कलकत्ता में, और उसी कलकत्ता में काली घाट मंदिर के आसपास इकट्ठा होकर जो चित्र बनाते थे वही काली घाट शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्र का विषय वस्तु क्या होता था, जनरली उपहास उड़ाया जाता था, उपहास युक्त चित्र। यानी इस समय जो भारतीय सामंत थे या जमींदार थे जो अंग्रेजों का नकल करते थे, यानी जैसे कि कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पर बैठना, टोपी पहनना, कुर्सी पर बैठना, टोपी पहनना, आधुनिक ड्रेस पहनना, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना, इसका उपहास उड़ाया जाता था ये जनरली। जैसे आप लोगों को पता होगा प्रारंभ में जो भारतीय सिनेमा जगत में जो मूवी भी बनी उस समय जमींदारों को भी मजाक उड़ाया जाता था, जो कि जमींदार जनरली भारतीय संस्कृति को छोड़कर और अंग्रेजों जैसा बनने की कोशिश करते थे ताकि उनको अंग्रेजों के नजर में, ब्रिटिश सरकार के नजर में उनका प्रतिष्ठा बढ़े, और इसी में इस चित्रकला में इन लोगों का उपहास उड़ाया जाता था। इस समय देवता का भी चित्र बनता था, जैसे काली का, दुर्गा का चित्र बनता था। यहाँ भी रंग कैसे होते थे, प्राकृतिक रंग होते थे, ध्यान रखिएगा, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ भी प्राकृतिक रंग होते थे काली घाट शैली में। ठीक, अब आप लोग जानिए मधुबनी शैली। मधुबनी शैली जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार के मधुबनी क्षेत्र से संबंधित है, यानी मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। ये चित्रकला का प्रारंभ में विद्यापति, ये बहुत प्रारंभिक चित्रकला है, पुराना चित्रकला है। ये विद्यापति के कीर्ति पताका एक किताब है, उसमें मधुबनी चित्रकला का उल्लेख मिलता है। शुरू में इस चित्रकला का अवसान हुआ, कुछ विशेष महत्व तो नहीं रहा, लेकिन बाद में इस चित्रकला का न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास हुआ। इसको विकसित करने में जो प्रमुख चित्रकार थी वह सीता देवी, आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा, बउआ देवी, सीता देवी। इसमें ज्यादातर चित्रकार महिलाएं चित्रकार हैं, हालांकि कुछ पुरुष भी हैं जिनका नाम बताएंगे जो महिलाओं के प्रभुत्व को तोड़ी, लेकिन ज्यादातर ये मधुबनी शैली किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित, यानी महिलाएं ज्यादा इसमें चित्रकारी करती हैं। तो उसमें कौन, सीता देवी, बउआ देवी। पुरुष में आपको मिल जाएंगे उपेंद्र मिल जाएंगे, सियाराम मिल जाएंगे, ये लोग पुरुष थे। इन लोगों का नाम आप लोगों को याद करना होगा। ठीक, इस चित्रकला की एक और विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला, यानी कहने का मतलब जापान के ताकोमाची शहर में एक आर्ट गैलरी है, यानी म्यूजियम है आर्ट से संबंधित, उसमें एक मधुबनी शैली का चित्र को लगाया गया है। ठीक, इस चित्रकला को भारतीय संसद भवन में, इस चित्रकला को मधुबनी रेलवे स्टेशन पे इसका भी प्रयोग किया गया है। मधुबनी शैली से संबंधित जो विषय वस्तु होते थे वो क्या होते थे, विषय जनरली इसमें 3 प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कोहबर का चित्र, अरिपन का चित्र, कोहबर का चित्र, अरिपन का चित्र, और देवताओं
दरवाजों पे। जनरली इसमें जो कोहबर में चित्र बनते थे, जब लड़कों का शादी होता था लड़के लड़की का, तो जो कोहबर में परंपरा है बिहार में कि लड़के लड़की रात में कोहबर एक घर होता है जिसमें सिर्फ लड़के और लड़की रहते हैं, रात भर बारात जाती है, जब शादी के बाद तो रुकते हैं, तो उसी में ये चित्र बनाया जाता है जिसमें कि विभिन्न जो है कामोत्तेजक चित्र बनते हैं। यानी कहने का मतलब विभिन्न जननांगों, पुरुष और स्त्री जननांगों का इसमें चित्र पाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आपको जो है चित्रों को संकेतक के माध्यम से दिखाया गया है। एक और विशेषता है, जैसे मछली का चित्र बनेगा और मछली का चित्र किसी का संकेत करता है, कामोत्तेजना, प्रजनन और वंश वृद्धि। ठीक, घोड़ा का चित्र बनेगा, घोड़ा किस चीज का प्रतीक है, तो ऐश्वर्य, धन, समृद्धि का चित्र प्रतीक है। तो उसी तरह से चित्र बनाया जाता था। अरिपन, ये जनरली क्या होता था कि आगरों में चित्र बनाया जाता था। ठीक ना। फिर इसमें क्या होता था, कोहबर में अरिपन में आपको क्या मिलेगा, देवताओं का चित्र मिलेगा। जैसे कि आपको राधा कृष्ण का चित्र यहाँ मिलेगा, राम का चित्र मिलेगा, ठीक ना, गणेश का चित्र मिलेगा, विभिन्न देवताओं का चित्र अरिपन में मिलेगा। दरवाजों पे जनरली क्या होता था, रंगोली बनाया जाता था। आप लोगों को फेमस पता होगा कि रंगोली कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का फेमस है। महाराष्ट्र में रंगोली खूब बनाया जाता है और इसमें भी रंगोली बनाया जाता है। ठीक है, मधुबनी शैली में। इनमें रंग कैसा प्रयोग होता था, इसमें भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता था। जनरली लाल रंग प्राथमिक रंग का प्रयोग होता था, नीला रंग, हरा रंग, फिर काला रंग, ठीक ना, पीला इत्यादि का प्रयोग किया जाता था मधुबनी शैली में। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पढ़ाएंगे हम पटना कलम शैली। पटना कलम शैली। पटना कलम शैली का विकास कब हुआ, 18वीं एडी में। यानी जब मुगल काल का पतन हुआ तो अधिकांश चित्रकार थे, उनको संरक्षण नहीं मिल पाया दिल्ली में, तो वह क्षेत्रीय स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों में जाने लगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जो मुगल चित्रकार थे वो बंगाल गए। बंगाल में कुछ को संरक्षण मिला, ज्यादा संरक्षण न मिला, तो फिर वो पटना में बेरोजगार होकर यानी स्वतंत्र चित्रकार के रूप में क्या हुए कि जो है ये रहने लगे। स्वतंत्र चित्रकार, इसका विशेषता क्या है, देखिए, स्वतंत्र चित्रकार आम लोग, आम जीवन से संबंधित चित्र, आम जीवन का चित्र, मछली बिक्री, बाजार, लोहार, मछली बाजार, लोहार, दस्तकारी, आम चित्रकारी, मछली बाजार, लोहार, मछली बाजार, लोहार, चित्रकारी, दस्तकारी आदि के चित्र बनते थे। पटना में ये कहाँ था, तो नया टोला एक जगह है पटना में, वहां पे ये चित्रों की बिक्री होती थी, बनाए जाते थे। मछुआ, मछुआ टोली में ये चित्र बनता था, नया टोला में बनता था, मछुआ टोली में बनता था। पटना कलम शैली का चित्र, इसमें जनरली किस रंग का प्रयोग होता था, प्राथमिक रंग का प्रयोग होता था, प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता था। ठीक, बाद में इस चित्रकला का क्या हुआ, इसका भी पतन होने लगा। उसका कारण क्या था कि इस चित्र से संबंधित जो चित्रकार थे, अंग्रेजों के जाने के बाद उनके चित्रों की बिक्री कम हो गई, क्योंकि इसके खरीदार कौन थे, पहले पता होगा आपको, मुगल काल में चित्रकार किस पे निर्भर रहते थे, राज दरबार में। यानी चित्र बनाते थे तो खरीद कौन लेता था, राज दरबार खरीद लेता था या उनको वेतन मिल जाता था। लेकिन इस समय चूंकि स्वतंत्र चित्रकार थे तो ये तभी बाजार में टिके रहेंगे जब इनको खरीदार मिल जाएगा। जब अंग्रेज भारत से चले गए तो उस समय क्या हुआ, इनकी चित्रों की बिक्री कम हो गई। ठीक, तो इसीलिए इनका पतन हुआ और बहुत से जो चित्रकार थे वह क्या किए कि विभिन्न अपने नए पेशे को अपना लिए, कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले गए, जिससे इस चित्रकला का पतन हुआ। यानी कि भी लिख सकते हैं कि इस विशेषता में कि इस चित्र के खरीदार कौन थे, तो भारतीय संभ्रांत वर्ग, भारतीय सम्राट वर्ग में पढ़े लिखे वर्ग हो गया या जो धनी लोग हो गए, अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, शहरी लोग यही इसके चित्र के खरीदार थे। पटना कलम शैली। आगे एक बिहार से संबंधित है मंजूषा शैली।
ये भागलपुर का से संबंधित चित्र है, बिहार में भागलपुर पड़ता है अंग जनपद में। तो ये मंजूषा से संबंधित चित्र है। मंजूषा शैली को क्या कहते हैं, अंगिका शैली भी कहते हैं, क्योंकि अंग महाजनपद था, उसी से संबंधित अंगिका शैली। इसमें जो चित्र मुख्य रूप से किसके बनाए जाते थे, बिसुला बिहारी, बिसुला बिरहरी के चित्र बनते थे। ये करेक्टर है जो कि वहां के आदिवासी समाज में प्रचलित करेक्टर था, जिसमें कि पति का पत्नी से जब विरह होता है, कहने का मतलब पति पत्नी किसी कारण से दूर जाते हैं, चाहे पति का माने जाता है जिससे अपना घर छोड़े या किसी भी कारण से, तो उसमें जो पत्नी का जो वेदना होता है, संवेदना होता है एक पति के प्रति या पति का जो पत्नी के प्रति, उसी को इस चित्र में दिखाया गया है। यानी ये जो है बिसुला बिरहरी, ये मंजूषा चित्रकला इसी से संबंधित रहा है। फिर एक है आप लोगों को बस इसका नाम याद रखना होगा, जादो पटिया, जादो पटिया चित्रकला, जो कि संथाल से संबंधित है। ये संथालों का चित्र होता था और इसमें क्या होता था, जनरली जनजातीय, जनरली इसमें संथाल जनजाति के जीवन से संबंधित चित्रों को दिखाया जाता था। जादू मतलब शाब्दिक अर्थ होता है संथाल, उसी से इस चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से आप लोगों का चित्रकला खत्म हुआ। अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन चित्रकला के बारे में। सॉरी, आधुनिक काल के बारे में। ठीक, आधुनिक काल में चित्रकला को आगे बढ़ाने का काम रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कि आप लोगों को पता होगा साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, लेखक भी थे, ठीक ना, एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे, सामाजिक व्यक्ति भी थे और चित्रकार थे भी। उन्होंने कुछ जो है अपने किताबों में चित्रों को आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनके भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया कि भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाया और इनकी एक विशेषता ये रही कि इन्होंने भारतीय चित्रकला में जो प्राचीन चित्रकला है, यानी अजंता का चित्र, अजंता का चित्र, एलोरा का चित्र, ठीक ना, भीमबेटका का चित्र, इससे प्रेरणा लिया। यानी चित्रकला के ये जो है स्थानीय शैली पे बहुत ज्यादा जोर दिए, ठीक ना। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के शिष्य थे निहार चंद। इन्होंने क्या किया कि चित्रकला में पाश्चात्य शैली को अपनाया, यानी पाश्चात्य शैली प्लस भारतीय शैली का इन्होंने मिश्रण किया, पाश्चात्य शैली प्लस भारतीय शैली का मिश्रण किया। वैज्ञानिक चित्र बने, वैज्ञानिक चित्र बने, ठीक। राजा रवि वर्मा, इनका नाम आप लोगों को जानना होगा, ये बहुत फेमस चित्रकार है। राजा रवि वर्मा ये केरल के त्रावणकोर वंश से संबंधित राजा थे, ठीक। चित्रकला में बहुत महारत हासिल किए थे, चित्रकला में इनकी पर्सनल बहुत रुचि भी थी और ये जनरली कैसे चित्र बनाते थे, रामायण, महाभारत, भीम से संबंधित चित्र बनाते थे, ठीक है। इनकी चित्रकला की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी और इनके खरीदार कौन थे, जनरली अंग्रेज, भारतीय उच्च वर्गों में इनकी चित्रों की मांग बहुत ज्यादा थी। इनकी चित्रों की प्रतियां बाद में बहुत ज्यादा बिकने लगी और इसके लिए इनको एक क्या हुआ कि प्रेस लगवाकर व्यवसायिक तौर पे चित्रकला को
आगे बढ़ाना पड़ा। किस रूप में? तो व्यवसायिक तौर पे। ठीक। फिर आधुनिक काल में एक महत्वपूर्ण फेमस है, आप लोगों को पता होगा, एम.एफ. हुसैन। बहुत तो फेमस है, मेन में नाम जानना। एम.एफ. हुसैन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने अब सबसे पहले मुंबई से अपने जो है चित्रकला करियर का शुरुआत किया। ठीक। इनके जो चित्र है बहुत महत्वपूर्ण और उम्दा किस्म के थे। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड भी जीते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे अच्छे नीलामी में इनका चित्र गया, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन इनका चित्र मुख्य रूप से विवादित हो गया कि हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए। फिर भारत माता के नग्न चित्र बनाए। इसीलिए इनका बीजेपी, आरएसएस और दक्षिणवर्ती संगठनों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा और इसके चलते इन्हें भारत छोड़ के, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भारत छोड़कर इन्हें कुवैत में शरण लेना पड़ा। ठीक। हालांकि इनका चित्रकार के दृष्टिकोण से बहुत उम्दा चित्रकार थे, माहिर चित्रकार थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन चित्रकला में। इसमें पढ़ेंगे अजंता चित्रकला। ठीक। अजंता चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 160 किलोमीटर दूर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 160 किलोमीटर दूर अजंता नामक गांव के आसपास अजंता चित्रकला बनाया गया है। जनरली ये अजंता की गुफाएं थी, उसी में इस चित्र को बनाया गया है। ठीक है। इस चित्रकला किससे संबंधित है? जनरली तो यहाँ बौद्ध कला से संबंधित है चित्र। ये अजंता किससे संबंधित है? तो जनरली एक बौद्ध चित्रकला से संबंधित है। ठीक। इसमें जनरली कई गुफाएं हैं, तो 29 गुफा है। इसमें से पहली 10वीं गुफा प्राचीन, 9वीं 10वीं गुफा नवीन, सबसे नवीन है। सभी गुफा का चित्र अभी नहीं बच पाया है, अभी कुछ ही गुफा बच पाए हैं। ठीक। इसमें पहला और 10वां गुफा जो है सबसे प्राचीन था, 9वीं 10वीं गुफा नवीन था। ठीक। और इसमें चित्र किससे बने हैं, किससे संबंधित है? तो बुद्ध के विभिन्न जीवन, जैसे कि उनका ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, यशोधरा, राहुल का चित्र बना है। ठीक है। इस चित्रकला की एक और विशेषता है कि इस चित्रकला में क्या है, एक रूपता है, यानी एक ही बार चित्र बनाया गया है, लगातार बनाते गया है, इसलिए चित्रों में क्या है, यहाँ पे एक रूपता। ठीक है। अजंता के बाद एलोरा, ये भी महाराष्ट्र में है। यहां भी क्या है, गुफा चित्रकला है। ठीक है। यहाँ जो है हिंदू देवी देवता से संबंधित भी चित्र हैं, यानी बौद्ध तो रहेगा, हिंदू भी है और जैन भी है। हिंदू भी है, बौद्ध भी है और जैन भी है। ठीक है। हिंदू देवताओं में जनरली यहाँ पे किसके चित्र बने हैं? गणेश के चित्र बने हैं, लक्ष्मी के चित्र बने हैं, कृष्ण के चित्र बने हैं। ठीक है। इसी में एक फेमस चित्र आप लोगों को याद होगा, पुलकेशिन का चित्र है। पुलकेशिन जो चालुक्य से संबंधित, चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक था, और उसका एक चित्र है जिसमें कि वह ईरान के दूत का स्वागत कर रहा है। ठीक ना। फिर आपको हो गया बाघ गुफा, बाघ चित्रकला। बाघ ये महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है आपको? तो मध्य प्रदेश में। ये बाघ का पहाड़ी है, यानी ये भी गुफा चित्रकला है। यहाँ के जो चित्रकला है उसमें आम जनजीवन से संबंधित चित्र है। जनरली ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है। चित्रों में असमानता है,
काल में अंतर है उसके चित्रों में, यानी एक ही काल में नहीं बने हैं, अलग अलग कालों में चित्र बने हैं। प्रमुख चित्र किसके हैं? मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी के चित्र हैं। राहुल जो कि बुद्ध के बेटे थे, उनका चित्र है। यही बाघ से संबंधित चित्रकला। इस प्रकार से चित्रकला मोटे मोटे तौर पे भारतीय चित्रकला आप लोगों को हम पढ़ा दिए और ये खत्म हो चुका है। धन्यवाद। इस तरह से आप लोग मेरे चैनल को, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।